ओली साहब को ऐसा कौन सा रातों रात सपना आया और इतने दिनों तक, ये तो जो कहानी है, ये तो 5,000 साल पुरानी कहानी को और आज के डेट में बोलना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किस तरीके का पॉलिटिक्स और क्या डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मुझे मतलब बिना सर पैर की बात लग रही है, मैं इसमें क्या बताऊं। और एक कहते हैं ना कि एक इस तरीके का लेवल पे बैठा हुआ आदमी का, उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और समझा जाता है। और ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स अगर इस तरीके की बातों को बोलना अगर शुरू कर देंगे तो जनता जनार्दन, सिर्फ उनके कंट्री में तो रिवोल्ट शुरू ही हो चुका उनके अगेंस्ट में, और बात ये भी सुनने में आ रही है कि शायद ही विल गो फॉर रेजिग्नेशन। लेकिन दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए जो लोग हैं, जब इस प्राइम मिनिस्टर किसी भी छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री का जब इस तरीके के स्टेटमेंट देता है, तो हमारे देश में खास करके कोलाहल मचा हुआ है हर तरफ से। मतलब कि लोग, आप भी मेरे पास पहुंची हैं मतलब बाइट लेने के लिए, और इस तरह से सोशल मीडिया पे एंड इनफैक्ट मेन मीडिया पे भी इस तरीके की बातें चल रही हैं, तो कितना उनको सीरियसली लिया जाए। हमारे राम तुम्हारे राम, मर्यादा की बात कौन करेगा। राम हमारे हैं, हमारे कहने का मतलब है राम हम भारतीयों के हैं, हम हिंदुस्तानियों के हैं। जिनको रामायण की समझ है उनके राम हैं, और जिन्होंने राम को सिद्ध कर दिया, जिसमें अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को का भी वहाँ अयोध्या में कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस था। हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको सिद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी लड़ाई के बाद से माना कि हाँ, यहाँ राम का जन्म था। उसके बाद से जाकर के हम राम को कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात फाइनल हुई। तो ओली साहब को अगर समझ नहीं है तो ओली साहब को जैसे ही वो रेजिग्नेशन देते हैं उसके बाद से हमें एज अ गेस्ट, हमारा तो कोई यहाँ पे वीज़ा तो लगता नहीं कि उनको समय लगेगा, और ही इज़ एनीवे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो उनको इंडिया बुलाया जाए, थोड़ा अयोध्या का दर्शन कराया जाए, और हमारे जो अध्यात्म गुरु हैं जिनको सही मायने में जानकारी है उसकी बात बताएं, और उससे कहीं ज़्यादा उनको मर्यादाओं की बात बताएं कि जिस राह पर चलकर रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो जन्म से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे। जन्म से कोई भी राम, जैसे राम थे वैसे ही लक्ष्मण, वैसे ही भरत, वैसे ही शत्रुघ्न थे। लेकिन कोई भी जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तो फिर उसकी लड़ाई अब हो रही है कि हमारे राम कोई लक्ष्मण की बात क्यों नहीं करता, कोई भरत की बात, शत्रुघ्न की बात क्यों नहीं करता, कोई और लोगों की बात क्यों नहीं करता। तो जिन्होंने अपना इतिहास, कहते हैं अपना झंडा गाड़ा, कोई भी इंसान हो, तो लोग उसको लेकर के अपनी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जिस नीति पे, जिस राह पे चल करके उसने अपनी ये छवि बनाई, उसकी बात कौन करेगा। मैं तो कहूँगी कि यहाँ पे मर्यादा की बात होनी चाहिए कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे राम हैं, कुछ घरों में आपको अभी भी राम मिल जाएंगे जो मर्यादा की बात करते हैं, जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, और मर्यादा के कारण उन्होंने बहुत चीज़ अपना जो स्वार्थ होता है उसको दाव पर रख करके बहुत चीज़ों को, धर्म के रास्ते पे चल करके अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ पे मर्यादा की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो, राम हमारे राम तुम्हारे की बात, उनकी बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि उनकी समझ जो है वो बहुत ही कम है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ ओली के लिए नहीं, सिर्फ मिस्टर ओली के लिए नहीं, ये नेपाल वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी वजह से नेपाल में भी देखे, जो उनके पहले जो कुछ उनके साथ काम किए हुए लोग थे, और जो पहले जो उस प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनका भी बयान आया है। और सोशल मीडिया पे तो कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ दिन में शायद ओली ये भी कहना शुरू करें कि न्यूयॉर्क इज़ नॉट इन यूएसए, न्यूयॉर्क, either you talk about Sudan, you talk about Australia, you talk about England, I mean to say London, everything is in Nepal, सारा कुछ नेपाल में ही है। और नेपाल को समझना पड़ेगा, चाइना कभी भी उसका हितैषी नहीं हो सकता। चाइना पाकिस्तान को अपना हितैषी दिखाए, लेकिन एक एक करके उसने किस तरह से। मैम, नेपाल के प्रधानमंत्री खड़गे प्रसाद ओली इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, और वो ये कहते हैं कि राम जो हैं वो नेपाल के हैं, और जो अयोध्या है भारत में वो नकली अयोध्या है, असली अयोध्या नेपाल में है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे ओली जी का जो ये सो कॉल्ड जो स्टेटमेंट आया है, और मिस्टर ओली ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो बहुत ही मतलब शॉक्ड हूँ मैं कहूँगी, बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर एक उस देश का वो नेतृत्व कर रहे हैं, और उस जैसे ओहदे पे बैठे हुए इंसान का अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो मैं क्या कहूँ। मैं तो किसी अध्यात्म गुरु से अगर मैं पहले कुछ ऐसा सुनी होती, मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, बट अध्यात्म के जो कथन हैं, जो अध्यात्म में जो बोला गया है, उसके डेप्थ में जा कर के उसको समझती हूँ, और उसको मैं
अपने अपने तरीके से मैं उसको फॉलो करती हूँ और रिचुअल्स जो हैं, होली, दशहरा, दिवाली है जो लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है, बट अंदर अगर झांकना है तो मैं अध्यात्म की तरफ ध्यान देती हूँ। ओली साहब को ऐसा कौन सा रातों रात सपना आया और इतने दिनों तक, ये तो जो कहानी है, ये तो 5000 साल पुरानी कहानी को और आज के डेट में बोलना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किस तरीके का पॉलिटिक्स और क्या डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मुझे मतलब बिना सर पैर की बात लग रही है। मैं इसमें क्या बताऊं। और एक कहते हैं ना कि एक इस तरीके का लेवल पे बैठा हुआ आदमी का, उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और समझा जाता है। और ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स अगर इस तरीके की बातों को बोलना अगर शुरू कर देंगे तो जनता जनार्दन, सिर्फ उनके कंट्री में तो रिवोल्ट शुरू ही हो चुका उनके अगेंस्ट में, और बात ये भी सुनने में आ रही है कि शायद ही विल गो फॉर रेजिग्नेशन। लेकिन दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए जो लोग हैं, जब इस प्राइम मिनिस्टर किसी भी छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री का जब इस तरीके के स्टेटमेंट देता है तो हमारे देश में खास करके कोलाहल मचा हुआ है हर तरफ से। मतलब कि लोग, आप भी मेरे पास पहुंची हैं मतलब बाइट लेने के लिए, और इस तरह से सोशल मीडिया पे एंड इनफैक्ट मेन मीडिया पे भी इस तरीके की बातें चल रही हैं, तो कितना उनको सीरियसली लिया जाए। मैं तो यही कहूँगी कि कितना सीरियसली उनको लेना चाहिए, और कहाँ से ये बात आई, कुछ वो लॉजिक देंगे, कुछ वो तथ्य देंगे किस बारे में। अगर वो लुम्बिनी से बुद्ध की बात करते तो बात समझ में आती कि लुम्बिनी जो है वो जन्मस्थल है महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, जो कि नेपाल में है। तो कहीं ना कहीं अगर वो ये स्टेटमेंट देते तो शायद चाइना भी खुश होता, बट यहाँ तो उन्होंने हिंदुत्व की बात कर दी, तो फिर तो हमें लगता है हम भारतीयों को उनके बुद्धि पे तो खैर, मुझे कहते हैं ना बुद्धि बलिहारी वाली जो बात होती है कि हंसी आ रही है मुझे, तो फिर वो किसको खुश करना चाह रहा है, किस तरफ उनका पलड़ा भारी वो करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान की तरफ ये पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको ब्रॉडर स्केल पे देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप समझने की कोशिश करें तो उन्होंने हिंदू का पक्ष लिया है, और जिसकी वजह से नेपाल में भी कुछ जो मुस्लिम्स के ऊपर, जो हिंदू जो पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे भाई बंधु हैं, उनके ऊपर जो मतलब गलत चीज़ें, गलत तरीके से लोग पेश आते हैं, वहाँ पे उनकी सरकार, पाकिस्तान की सरकार उनके साथ गलत भेदभाव करती है। तो ये तो नेपाल में भी एट्रोसिटीज़ जो पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, वहाँ पे रिवोल्ट शुरू हो गया है। तो खुश किसको करना है? चाइना भी खुश नहीं, उनका जिनके साथ उनका बॉर्डर लगता है, हम भारतीय के साथ वो हर बार वो पंगा लेने के ही मूड में रहते हैं, क्योंकि पीछे भी लिपुलेख जो था, लिपुलेख उसके लिए, फिर काला पानी के लिए भी, जबकि इस तरीके का जो था 1816 में हमारा एंग्लो इंडियन जो हमारा ट्रिटी साइन हुआ था, उस समय की बात है। तो लीगल तौर पे हम ऑथराइज्ड हैं उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे मेरा मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस तरीके से वो बातें तो सभी को सामने आ रही हैं और सभी को ये पता है कि चाइना किस तरीके से नेपाल को फंडिंग कर रहा है और नेपाल किस तरीके से उसे सपोर्ट कर रहा है। पर यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से वो लगातार भारत के विपरीत बयान देता आ रहा था, कभी लिपुलेख, काला पानी और लिम्बुधुरा को लेकर, या फिर कभी कोरोना वायरस को लेकर भी इनकी तरफ से तमाम तरीके के बयान जारी किए गए, और अब ये जो राम से जुड़ी हुई, जैसे कि भारत है और एक नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र कहा जाता है उसे, और वहाँ के प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि अयोध्या, असली अयोध्या है वो नेपाल में है। जिस अयोध्या, जिस राम मंदिर के लिए भारत में इतनी लड़ाई हुई है, आपने भी देखा कि कितनी सदियों से वो राम मंदिर के लिए लड़ाई चली आ रही थी कि वो राम जी का जन्म स्थल है और वहीं पे राम जी पैदा हुए हैं, और झटाक से ओली जी आते हैं और ये कहते हैं कि असली अयोध्या नेपाल में है। मैं तो कह रही हूँ कि ओली साहब बताएं कि हम सभी लोग विज़िट करना चाहेंगे, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसकी खुदाई करे, पता करे, जिस तरह से अयोध्या में हुआ कि पूरी खुदाई हुई और वहाँ से जो भी निकला, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आना अयोध्या के केस में, राम मंदिर का जो केस था वो इतना आसान नहीं था, वो एक लंबा जद्दोजहद चला है। और जो खुदाई हुआ वहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो वहाँ से जो तथ्य निकाले उसके बेसिस पे ये डिसीजन आया है। ऐसा नहीं था कि ये डिसीजन दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई और एक पक्ष वहाँ पे, तो उनको ओली साहब बताएं ना कि किस जगह पे खुदाई हम शुरू करें, भारत सरकार उसको सीरियसली ले। और मैं तो कहूँगी कि यूनेस्को है वो तो इस तरीके का काम करता है, तो यूनेस्को भी इसमें आए, भागीदार बने और बताए कि नेपाल में अगर रामचंद्र का, अगर हमारे जो भगवान राम हैं, तो भगवान राम के बारे में मैं ये कहूँगी कि भगवान राम की लड़ाई कि हमारे हैं, हमारे पृथ्वी पे जन्मे, यही कहना, हमारी टेरिटरी में जन्मे, नेपाल का कहना है। हम भारतीयों ने तो इसको सिद्ध कर दिया कि हमारी टेरिटरी में वो है। साथ में मैं कहूँगी कि रामचंद्र जी को किसके लिए जाना जाता था, हम उनको बोलते भी, तो हम भारतवासी उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
तो मर्यादा जिस चीज़ से वो बंधे हुए थे, जिस मर्यादा के कारण उन्होंने ज़िंदगी की हर लड़ाई लड़ी, जन्म से लेकर के जैसे ही वो होश संभालते हैं और उनको वनवास मिलता है, और वनवास सीता हरण के बाद से जो प्रकरण है, आप पूरा रामायण को अगर आप पूरे को देखें तो सीता को अयोध्या वापस लाना, फिर सीता को अयोध्या छोड़ करके वन में जाना और वहाँ लवकुश का जन्म होना, तो ये तो सारा मर्यादा से रिलेटेड है। तो जो मर्यादा चीज़ जुड़ी हुई है, जो एक्चुअल में जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमें जहम में लाना चाहिए, जो हम इंसानों को इंसानियत के नाते उतारना चाहिए, उसकी तो हम जिक्र कहीं करते नहीं कि वो मर्यादा हमारे बीच, हमारे युवाओं के बीच अब वो मर्यादा की बात नहीं रह गई। तो ये सिर्फ राम की लड़ाई कि हमारे राम तुम्हारे राम, मर्यादा की बात कौन करेगा? राम हमारे हैं, हमारे कहने का मतलब है राम हम भारतीयों के हैं, हम हिंदुस्तानियों के हैं। जिनको रामायण की समझ है उनके राम हैं, और जिन्होंने राम को सिद्ध कर दिया, जिसमें अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को का भी वहाँ अयोध्या में कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस था। हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको सिद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी लड़ाई के बाद से माना कि हाँ, यहाँ राम का जन्म था। उसके बाद से जाकर के हम राम को कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात फाइनल हुई। तो ओली साहब को अगर समझ नहीं है तो ओली साहब को जैसे ही वो रेजिग्नेशन देते हैं उसके बाद से हमें एज अ गेस्ट, हमारा तो कोई यहाँ पे वीज़ा तो लगता नहीं कि उनको समय लगेगा, और ही इज़ एनीवे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो उनको इंडिया बुलाया जाए, थोड़ा अयोध्या का दर्शन कराया जाए, और हमारे जो अध्यात्म गुरु हैं जिनको सही मायने में जानकारी है उसकी बात बताएं, और उससे कहीं ज़्यादा उनको मर्यादाओं की बात बताएं कि जिस राह पर चलकर रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो जन्म से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे। जन्म से कोई भी राम, जैसे राम थे वैसे ही लक्ष्मण, वैसे ही भरत, वैसे ही शत्रुघ्न थे। लेकिन कोई भी जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तो फिर उसकी लड़ाई अब हो रही है कि हमारे राम कोई लक्ष्मण की बात क्यों नहीं करता, कोई भरत की बात, शत्रुघ्न की बात क्यों नहीं करता, कोई और लोगों की बात क्यों नहीं करता। तो जिन्होंने अपना इतिहास, कहते हैं अपना झंडा गाड़ा, कोई भी इंसान हो, तो लोग उसको लेकर के अपनी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जिस नीति पे, जिस राह पे चल करके उसने अपनी ये छवि बनाई, उसकी बात कौन करेगा? मैं तो कहूँगी कि यहाँ पे मर्यादा की बात होनी चाहिए कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे राम हैं, कुछ घरों में आपको अभी भी राम मिल जाएंगे जो मर्यादा की बात करते हैं, जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, और मर्यादा के कारण उन्होंने बहुत चीज़ अपना जो स्वार्थ होता है उसको दाव पर रख करके बहुत चीज़ों को, धर्म के रास्ते पे चल करके अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ पे मर्यादा की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो, राम हमारे राम तुम्हारे की बात, उनकी बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि उनकी समझ जो है वो बहुत ही कम है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ ओली के लिए नहीं, सिर्फ मिस्टर ओली के लिए नहीं, ये नेपाल वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी वजह से नेपाल में भी देखे, जो उनके पहले जो कुछ उनके साथ काम किए हुए लोग थे, और जो पहले जो उस प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनका भी बयान आया है। और सोशल मीडिया पे तो कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ दिन में शायद ओली ये भी कहना शुरू करें कि न्यूयॉर्क इज़ नॉट इन यूएसए, न्यूयॉर्क, either you talk about Sudan, you talk about Australia, you talk about England, I mean to say London, everything is in Nepal, सारा कुछ नेपाल में ही है। और नेपाल को समझना पड़ेगा, चाइना कभी भी उसका हितैषी नहीं हो सकता। चाइना पाकिस्तान को अपना हितैषी दिखाए, लेकिन एक एक करके उसने किस तरह से काम किया है मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। हर कोई इंसान है, और यहाँ पे पॉलिटिक्स के चक्कर में जो कहते हैं ना, सो कॉल्ड लोगों के हाथ में जो कब्जा होता है किसी भी कंट्री को लेकर के, जो सत्ता, मैं कब्जा का वर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि उनको ये फील होता है कि मेरा ये कब्जा है, मैं इसको जैसे चाहूँगा वैसे मैं करूँगा। और वही हो रहा है आज के समय में किसी भी कंट्री में, अगर आप देख लें, नॉट ओनली इन इंडिया, इन एनी कंट्री यू कैन सी। मैं किसी भी कंट्री की बात कर रही हूँ, नेपाल में भी ये चीज़ है कि लोगों को, जो लोग शीर्ष पे जब पहुँचते हैं, सत्ता के शीर्ष पे, तो उनको लगता है कि मेरा ये ये मेरा है। वो ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी मैम, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि जिस तरीके से नेपाल एक के बाद एक बेतुके बयान दे रहा है, कोरोना वायरस के टाइम पे उन्होंने कहा था कि भारत का जो वायरस है वो हार्ड है और वहाँ का जो सॉफ्ट है, इस तरीके की बातें ओली साहब ने की थी। अब ओली जी कभी उन्होंने भारत की जगहों को अपना बता दिया, और अब जाके वो जो भारत की मर्यादा है, मतलब आपने जिस तरीके से कहा कि हमारे भारत है, भारत इसीलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भारतवासी हैं जो कि राम पर भरोसा करते हैं, और उन्हीं की इन सारी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये जो इन्होंने जो
बेतुका बयान तो है ही, और जो अपना कब्जा जमाने की कोशिश जो कर रही है। नहीं, कब्जा तो खैर इम्पॉसिबल है, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कब्जा, नेपाल को लगे कि भारत पे एक बहुत छोटा सा देश है, अगर आप देखें तो उसकी जनसंख्या उतनी ही है जितनी हमारी दिल्ली की जनसंख्या है, ठीक है। और क्षेत्रफल के में देखा जाए तो दिल्ली का तो खैर बहुत ज़्यादा है, बट अदरवाइज उनका 1000 समथिंग 48 के आसपास का पर स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल बनता है उनका। एक खूबसूरत जगह है, तीन तरफ से, मतलब कि तीन साइड से तो मुझे लग रहा है कि इंडिया पूरा बहुत ज़्यादा, तो हमारा जो उनका टेरिटरी है, उसका जो बॉर्डर है वो तो इंडिया के साथ लगता है। यूपी से शुरू करके आप देखें तो उत्तराखंड, आपका सॉरी बिहार की तरफ भी लगता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उनका हितैषी जब भी हो सकता है तो वो इंडिया भारत ही हो सकता है। वजह उसका बहुत क्लियर है, हमारे बहुत सारे भारत के जो लोग हैं, मैं कहूँगी कि वो जाकर के नेपाल में रह रहे हैं, ठीक है। कोई वहाँ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे कोई वीज़ा का प्रोसेस नहीं है। आप आराम से, आप किसी भी बॉर्डर पे, सोनौली बॉर्डर पे आप देख लें, या बिहार से जो बॉर्डर लगता है, आराम से लोग आ जा सकते हैं। बट दूसरे कंट्री के लोग होते हैं, उनको वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगता है। तो यहाँ पे, और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो हिंदुत्व की बात आपने करी, कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है 81%, 81.3% के आसपास का जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। हम हिंदू राष्ट्र है, वो हमारे कंट्री का हिंदू राष्ट्र है। तो हमारी जो खान पान है, हमारी जो भाषा है, बहुत कुछ नेपालियों से मिलती है। हमारे बहुत सारे, मैं अपनी अगर बताऊं कि जितनी मेरी समझ और जितनी मेरी जानकारी, मेरी बहुत सारी जो क्लासमेट्स हैं वो नेपाल में शादी है उनकी, कुछ काठमांडू में रह रहे हैं। मेरे साथ काम करने वाला लड़का जो था पहले, जो इंडिया में रह करके वो काम कर रहा था, वो अभी रहने वाला नेपाल का था। साथ में जो मेरे ददिया ससुर थे, मेरे हस्बैंड के जो दादाजी हो गए, इनफैक्ट वो डॉक्टर जब थे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स नेपाल से आते थे बीरपुर में दिखाने के लिए, वो डॉक्टर थे। तो हमें तो कभी नेपाल ऐसा फील ही नहीं हुआ कि नेपाल जो है वो एक मतलब कंट्री है। हमें तो ये फील होता है कि हमारे भाई बंधु की तरह हमारी मतलब बात आती है। आपने कहा कि नेपाल से हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं, आपने कहा भाई बंधु, वैसे ये कहा जाता है कि नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी बेटी की तरह है। रोटी बेटी का रिश्ता होने के बावजूद भी चाइना की तरफ से, चाइना के सिखावे में आकर जो तमाम तरीके के बयान इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, और ये जो भारत से अपनी बात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक असर पड़ेगा नेपाल के ऊपर? देखिए, अगर जो चाइना का जो इनके ऊपर जो कंट्रोल बनता जा रहा है, चाइना किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कहीं फार बेटर है इन कंपैरिजन टू चाइना। अगर आप देखें तो खास करके मोदी गवर्नमेंट में, तो हमारी डिप्लोमेसी के सामने चाइना कहीं टिक नहीं पाएगा। वो अभी जो हमारा पेंडेमिक जो ये सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, और इसमें इकोनॉमी, आपको पता है कि हर कंट्री का इकोनॉमी बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डाउनफॉल है। लोग चाइना से निकल करके अब लोग इंडिया की तरफ, क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमी है वो, और यहाँ के जो लोग हैं, जितना जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है, तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट वहीं पे किया जाता है जहाँ पे ग्रोथ हो सके। तो जहाँ पे पॉपुलेशन होगा वहाँ डिमांड ज़्यादा होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। तो वहाँ लोग हर चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो वो किसी न किसी तरह से चाइना का जो करतूत है, मैं कहूँगी वो चाह रहा है कि जहाँ पे भी इनका थोड़ा सा मतलब कि मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ, तो डिस्टर्ब वो कहाँ करेंगे? या तो डिस्टर्ब वो करेंगे जहाँ हमारी टेरिटरी लग रही है, या जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं तो वहाँ डिस्टर्ब करेंगे। तो इनको पता है कि जिस कंट्री के साथ जहाँ हमारी टेरिटरी नहीं लगती और हमारी कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, वहाँ पे चाइना की बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनके लिए, चाइना के लिए लोगों का अब वो थॉट प्रोसेस नहीं रहा। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें तो हमारे कंट्री में भी ज़ोर शोर से चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए शुरू हुआ कि अब हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसका विरोध शुरू हुआ। बहुत सारे ऐप्स अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, तो 60 के आसपास का, इनफैक्ट और भी ज़्यादा होगा, अभी तो कुछ हुआ, कुछ और भी ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ों को उसे समझ में अब नहीं आ रहा है कि अगर आप इन चीज़ों को बैन कर रहे हैं और इस तरह से रिवोल्ट हो रहा है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, और इंडियन बहुत बड़ा मार्केट है, इंडियन मार्केट हर कोई चाह रहा है कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूँ, तो ऐसे में उसको जहाँ बन पा रहा है तो नेपाल, उसको लग रहा है कि नेपाल में मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ। जबकि मैं कहती हूँ, मानसरोवर का मैं जिक्र कर रही थी, आपने सेंटेंस पूरा शायद नहीं सुन पाई आप, कि मानसरोवर का जब बात आती है कि वहाँ पे हमारा जो हम हिंदू धर्म का जो जाना होता है साल में, तो उसमें हमारा नेपाल का बहुत ज़्यादा, नेपाल का तो एक, हम हिल्सा बॉर्डर को क्रॉस करके जब हम जाते हैं तो ज़्यादातर हमारा पूरा मानसरोवर चाइना को लगता है। चाइना कभी भी उसको आज तक, मतलब हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि कभी उसने उसके ऊपर विरोध जताया हो, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से, जो मैं लिपुलेख की बात कर रही थी, उसको लेकर के वो प्रेशर देकर के कुछ न कुछ वो नेपाल से करवाता रहता है। तो नेपाल एक नासमझ भाई की तरह है,
जिसको कि संभालना बड़े भाई का जिम्मेवारी होता है। तो मैं कहूँगी कि भारत यहाँ पे एक बड़े भाई की भूमिका में है। और हमारे तो जैसे बेटी रोटी की आपने बात करी, तो मैं तो पहले भी आपको बताई और आपने भी बोला कि हमारे घर में तो मतलब हमारी फैमिली में हमारे इंडियंस की तो शादियां भी होती हैं, खास करके जो बिहार का बॉर्डर लगता है, तो मेरी बहुत सारी दोस्त हैं वहाँ पे जो नेपाल में जिनकी शादी हुई है। सारे बच्चे उनके वहाँ पढ़ रहे हैं जॉब करने के लिए, कई बार वो यहाँ पे भी आते हैं क्योंकि उनको दोनों का यहाँ पर सिटीजनशिप का उनको कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो उस सिचुएशन में कोई तोड़ दे वो नहीं हो सकता। दो भाई रूठ जरूर सकते हैं, लेकिन बैठ करके खाना तो एट द एंड ऑफ द डे एक ही टेबल पे खाएंगे। धन्यवाद मैम।